सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी प्रायॉन्स। प्रायॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। सो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। दे आर द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स with the ability to transmit their misfolded shape onto the normal variants of सेम प्रोटीन। तो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। अगर जो नॉर्मल प्रोटीन है उसकी मिसफोल्डिंग हो जाती है तो वो डिज़ीज़ कॉज कर सकता है। सो पहले जब हमने बात करी थी वायरॉइड्स के बारे में, वायरॉइड्स में क्या था कि हमारे पास कैप्सिड के अंदर आरएनए होता है, और वायरॉइड क्या होता है कि कैप्सिड वहाँ पे नहीं होता, सिंपल जो आपका आरएनए होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वायरॉइड बोलते हैं। बट इन केस ऑफ द प्रायॉन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका कैप्सिड था वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कैप्सिड ही होगा जो कि प्रोटीन का बना होता है। सो वी जस्ट हैव दी प्रोटीन्स ओवर हियर, नो जेनेटिक मटेरियल, नो आरएनए, नो डीएनए। हमारे पास सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं जिनकी मिसफोल्डिंग हो जाती है, जो कि फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे दो फॉर्म्स होते हैं। वन इज़ पीआरपीसी। पीआरपीसी फॉर्म का मतलब है सेलुलर प्रायॉन प्रोटीन। पीआरपीसी स्टैंड्स फॉर दी सेलुलर प्रायॉन प्रोटीन। अब ये जो पीआरपीसी होता है वो आपके नॉर्मल जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, एंड वो हेल्प करता है सिनेप्सिस में, सेल सिग्नलिंग में, सेल एडहेंशन में। सेकेंड फॉर्म होती है आपकी पीआरपीएससी। पीआरपीएससी ये इन्फेक्शियस फॉर्म है, इन्फेक्शियस प्रायॉन प्रोटीन है। सो इट इज़ अ मिसफोल्डेड वर्जन ऑफ द प्रायॉन प्रोटीन। एंड एससी का मतलब है स्क्रैपी फॉर्म। स्क्रैपी इज़ अ डिजीज़ जो कि शीप्स के अंदर होता है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रायॉन्स। इसी वजह से इसको PSC लिखा हमने यहाँ पर। तो SC इज़ फॉर द स्क्रैपी डिजीज़, जो कि बाद में पाया गया था कि शीप में जो ये स्क्रैपी डिजीज़ होती है वो प्रायॉन्स की वजह से होती है। सो ये जो PRPSC है वो डिज़ीज़ कॉजिंग होते हैं, इन्फेक्शियस प्रायॉन प्रोटीन्स हैं जो कि मिसफोल्डेड है, एंड दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू द प्रोटीजेस। प्रोटीजेस के रेजिस्टेंट होते हैं। सो यहाँ पर जो प्रायॉन प्रोटीन होता है वो मिसफोल्डेड होता है, एंड दे हैव दी प्रोटीज रेजिस्टेंस। उनको फ़र्क नहीं पड़ता प्रोटीज है भी तो या नहीं है, क्योंकि प्रोटीज क्या करता है? प्रोटीन डिग्रेडेशन में हेल्प करता है, और ये उसके रेजिस्टेंट होते हैं। सो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स में ज़्यादा बीटा प्लेटेड शीट्स होते हैं देन द नॉर्मल प्रोटीन। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ जो अल्फ़ा हेलिसेस होते हैं वो बीटा शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पे देखिए जो हमारा नॉर्मल पीआरपीसी फॉर्म है उसमें क्या है कि हमारे पास अल्फ़ा हेलिसेस हैं, लेकिन जो आपका मिसफोल्डेड प्रोटीन है वहाँ पे अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो किसमें? बीटा प्लेटेड शीट में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बीटा शीट्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, और जो नॉर्मल हमारे पास थे पीआरपीसी उसमें अल्फ़ा हेलिसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि कुछ जो अल्फ़ा हेलिसेस थे वो बीटा प्लेटेड शीट्स में कन्वर्ट हो गए इन दी मिसफोल्डेड प्रोटीन। सो बीटा प्लेटेड जो शीट्स होते हैं उनका फ़ायदा क्या है? बीटा प्लेटेड शीट्स बॉन्ड्स बना लेते हैं दूसरी बीटा प्लेटेड शीट्स के साथ। देयरफॉर जो बीटा शीट होते हैं एक प्रोटीन के वो बॉन्ड बना लेते हैं दूसरी बीटा शीट के साथ, एंड जिससे कि अग्रीगेट्स बन जाते हैं। सो यहाँ पे वी हैव दी पीआरपीएससी, यानी कि जो हमारा इन्फेक्शियस प्रायॉन प्रोटीन है उन्होंने क्या किया आपस में? दे हैव एग्रीगेटेड विद दी, बिकॉज उनके पास क्या है? बीटा प्लेटेड ज़्यादा शीट्स हैं, तो जो बीटा शीट्स होती हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो एग्रीगेट हो चुके हैं यहाँ पर। साथ में वी हैव दी पीआरपीसी, यानी कि जो हमारा नॉर्मल प्रोटीन है अगर उनके साथ कांटेक्ट में आता है तो ये नॉर्मल प्रोटीन को भी क्या कर देते हैं? इन्फेक्शियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इन्होंने क्या किया? ये जो नॉर्मल वाले थे इनको भी क्या कर दिया? इन्फेक्शियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंड अब ये देखो यहाँ पे एग्रीगेट बन चुका है, और ये जो पीआरपीसी है ये लार्जर फॉर्म बन चुकी है। सो दे फॉर्म द एग्रीगेट्स एंड दे विल कॉज द इन्फेक्शन एंड दे विल डिस्ट्रॉय द न्यूरॉन सेल्स। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया है कि उन्होंने नॉर्मल जो प्रोटीन्स थे उनके साथ बॉन्ड बना लिया है, एंड जब उन्होंने बॉन्ड बना लिया है तो अब वो एग्रीगेट हो चुके हैं, और एग्रीगेट होने के बाद वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे और जो आपके न्यूरॉन सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो ये जो प्रायॉन्स होते हैं ये
एक पर्सन के ब्रेन में स्प्रेड हो सकते हैं फॉर मेनी ईयर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी सिम्टम्स, और फिर वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उस पर्सन के न्यूरॉन्स को किल करना शुरू कर देंगे। एंड जैसे ही सिम्टम्स आपको दिखने शुरू होंगे, बहुत लेट सिम्टम्स दिखेंगे, इतने में पर्सन की डेथ ही हो जाएगी। उसकी हेल्थ जो होती है, मेंटल हेल्थ डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। तो जो प्रायॉन्स होते हैं वो न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ कॉज करते हैं मैमल्स के अंदर। सबसे पहले हम डिज़ीज़ की बात करते हैं विच इज़ क्रूट्सफेल्स-जैकॉब डिज़ीज़। जैकॉब डिज़ीज़ में क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे किल अप मेनी नर्व सेल्स, जो हमारे नर्व सेल्स हैं उनको किल कर देते हैं, जो कि इवेंचुअली डिजनरेट हो जाते हैं और ब्रेन फंक्शन जो है वो कम होने लग जाता है, क्योंकि नर्व सेल्स अगर हमारे कम हो रहे हैं तो ब्रेन का फंक्शन भी डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा। और जो पेशेंट होता है, मतलब जिसको जैकॉब डिज़ीज़ होती है, develops a sponge resembling brain in which holes are present as a result of dead neurons. So यहाँ पे एक तरफ नॉर्मल ब्रेन का स्ट्रक्चर है और एक तरफ जैकॉब डिज़ीज़ पेशेंट का ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो दोनों में आप डिफरेंस देखिए कि जो नॉर्मल ब्रेन के टिश्यूज़ हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो आपके क्रूट्सफेल्स-जैकॉब डिज़ीज़ जिस पेशेंट को है उसका ब्रेन जो है उसमें स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस आपको दिख रही है। और ये जो स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस है, जहाँ जहाँ पे आपको होल्स दिख रहे हैं, ये होल्स किस वजह से है कि वो जो एरिया है वहाँ पे क्या हो चुका है, न्यूरॉन डेथ हो चुकी है। जो नर्व सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, वहाँ पे उनकी डेथ हो चुकी है, इसीलिए वहाँ पे आपको स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर, होल्स जो है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सो नेक्स्ट डिज़ीज़ है कुरू। कुरू जो है वो भी एक हमारी न्यूरो डिजनरेटिव डिज़ीज़ है जो कि प्रायॉन्स की वजह से होती है। कुरू एक रेयर डिज़ीज़ है जो कि एक इन्फेक्शियस प्रोटीन यानी कि प्रायॉन की वजह से होती है। कुरू जो होती है वो जो आदिवासी लोग हैं न्यू गिनिया एरिया के, उनमें होती है, हु प्रैक्टिस्ड अ फॉर्म ऑफ cannibalism in which they ate the brains of dead people as a part of funeral ritual। तो वहाँ पे क्या होता था, फ्यूनरल रिचुअल एक होता था कि पर्सन के मरने के बाद वो पर्सन का ब्रेन खाते थे। तो ये जो लोग थे वो क्या करते थे, जैसे कोई बंदा मर गया तो ये उसका ब्रेन खा जाते थे, पर्सन का ब्रेन खा जाते थे। उस डेड बॉडी का ब्रेन जब वो खाएंगे तो आप खुद सोचो ना कि उसमें कितने ज़्यादा इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होंगे, राइट? कितने ज़्यादा इन्फेक्शियस हार्मफुल चीज़ें होंगी। एक डेड बंदे का ब्रेन खा रहे हो तो उससे तो डिज़ीज़ होनी ही होनी है। सो ये जो प्रैक्टिस थी वो 1960 में बंद हो गई थी, लेकिन कुरू के जो केसेस हैं दे वर रिपोर्टेड फॉर मेनी ईयर्स आफ्टरवर्ड ऑल्सो, बिकॉज ये जो डिज़ीज़ है दैट हैज़ अ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, और जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इज़ द टाइम इट टेक्स फॉर द सिम्टम्स टू अपीयर आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू द एजेंट दैट कॉज डिजीज़ेस। सो कुरू जो होती है वो आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम में चेंजेस लाती है जो कि सिमिलर होता है जैकॉब डिज़ीज़ से ही। सो दिस चाइल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम कुरू डिज़ीज़। तो इस कुरू डिज़ीज़ में क्या है कि इसने किसी डेड बंदे का जो ब्रेन है उसको खा लिया होगा, जिसकी वजह से इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो कुरू डिज़ीज़ के लिए देयर इज़ नो ट्रीटमेंट और जो डेथ है दैट इज़ एक्सपेक्टेड विद इन अ ईयर। सो मैड काउ डिज़ीज़ में क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ कॉज्ड बाय द कंटेमिनेटेड कैटल फीड, जिसमें कि प्रायॉन एजेंट होते हैं और ये ह्यूमंस में भी फैल सकता है कि अगर वो ह्यूमन बीफ खाता है तो। सो मैड काउ डिज़ीज़ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि कैटल्स में पाया जाता है, वो प्रायॉन की वजह से होता है। एंड वो किसको इन्फेक्ट करता है, काउ के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है एंड कॉजेज़ ब्रेन एंड नर्व सेल्स टू डाई। सो प्रायॉन्स जो होते हैं वो ह्यूमंस को पास हो सकते हैं अगर वो बीफ खाता है, एंड कंजप्शन से, यानी कि अगर वो बीफ खाता है काउ का तो फिर उससे उसके अंदर भी पास हो सकते हैं एंड ह्यूमंस के अंदर भी डिज़ीज़ कॉज हो सकती है। सो अब किस तरीके से जो ये काउ से ह्यूमंस में कैसे स्प्रेड होता है, तो सबसे पहले जो पर्सन होता है दैट ईट्स कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि वो बीफ उसने खाया। सो प्रायॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू में जो इन्फेक्टेड एनिमल है यानी कि जो इन्फेक्टेड कैटल है उसकी ब्रेन में या फिर उसके जो स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू है वहाँ पे पाया जाता है। सो आफ्टर अ पर्सन ईट द मीट, यानी कि जो बीफ जब उसने खाया तो जो प्रायॉन होते हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे उसके ब्रेन में थ्रू द बॉडी लिम्फ नोड्स एंड द इम्यून सिस्टम।
जहाँ पे वो डोमेंट रहते हैं फॉर मेनी ईयर्स। उसके बाद क्या होता है, द थर्ड स्टेज इज़ कि जो डिज़ीज़ होती है वो उस पर्सन के नर्वस सिस्टम को अटैक करेगी, जिससे कि जो आउटर लेयर है ब्रेन की उसमें टाइनी टाइनी होल्स दिखेंगे जो कि एक स्पॉन्ज की तरह दिखेंगे, और जो होस्ट होता है दैट गोज़ इनटू स्ट्रोक और उससे डेथ भी हो सकती है। सो इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ सडन अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन, जिससे कि उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, उसकी फीलिंग्स, उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चेंजेस आएंगे। सो इसका मतलब होता है दौरे पड़ते हैं उसको जब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है उसका ब्रेन। सो द नेक्स्ट डिज़ीज़ जो कि प्रेयॉन्स कॉज कर सकते हैं वो है फेमिलियल इंसोम्निया। का मतलब है ये रेयर जेनेटिक डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है जहाँ पे देयर इज़ इनएबिलिटी टू स्लीप, जिससे कि फ़िज़िकल और मेंटल डिक्लाइन हो जाता है हेल्थ के अंदर। ऑब्वियसली अगर आपको नींद नहीं आएगी तो आपकी हेल्थ जो है उसको तो सफ़र होना ही पड़ेगा। सो व्हाट आर द सिम्टम्स की सबसे पहले स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होंगी, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, ठीक है, आपको झपकी भी नहीं आएगी इतनी ज़्यादा। ये इसमें क्या हो जाता है, प्रेयॉन्स जो ब्रेन को अटैक करते हैं तो यहाँ पे स्लीपिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती है। बिहेवियर में आपको चेंज आएगा, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, एंड यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि मूवमेंट डिसऑर्डर, आपको मूव करने, हाथ को मूव करने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, एंड हाई ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, इरेगुलर हार्ट रिदम। सो बेसिकली इंसोम्निया का मतलब है कि आपको जो सोने के अंदर प्रॉब्लम आएगी, इन प्रॉपर आपको स्लीप बिल्कुल भी नहीं आएगी। इनएबिलिटी टू स्लीप इज़ नोन एज द इंसोम्निया। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.